नमस्कार दोस्तों, द लीशियम प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, द लीशियम प्लेटफॉर्म पर हम आपको यूजीसी नेट सोशियोलॉजी पढ़ा रहे हैं और यूजीसी नेट सोशियोलॉजी का मैं आपको काफ़ी सिलेबस कवर करवा भी चुका हूं। जैसे हमने फर्स्ट यूनिट आपको पूरी पढ़ा दी है, इसका पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करवा दिया है। और आप अगर इस सारे थिंकर्स का पीडीएफ लेना चाहते हैं, उनकी बुक्स के बारे में समझना चाहते हैं, उनके कॉन्सेप्ट के बारे में समझना चाहते हैं, तो उनकी जो प्रमुख टर्मिनोलॉजी है, जो शब्दावली है, आप उसको समझना चाहते हैं, तो आप द लीशियम के टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको थर्ड यूनिट पढ़ाया था और थर्ड यूनिट के बेसिक कंसेप्ट में मैं आपको ब्यूरोक्रेसी के बारे में बता चुका हूँ, पावर एंड अथॉरिटी के बारे में बता चुका हूँ, पर्सनहुड, हैबिटस एंड एजेंसी के बारे में बता चुका हूँ, वैल्यूज, नॉर्म्स एंड रूल्स के बारे में बता चुका हूँ, डायस्पोरा क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया है, आइडेंटिटी, व्यक्ति का तदात्म क्या होता है वो बताया है मैंने, स्टेटस एंड रोल के बारे में मैं आपको लेक्चर उपलब्ध करवा दिया है, नेटवर्क कल्चर के बारे में इतना मैं आपको बता चुका हूँ। आज हम बात करेंगे हमारे सिलेबस में जहाँ कहीं भी सामाजिक आंदोलन दिए गए हैं, हम उन पर चर्चा करेंगे। जैसे हम 4 यूनिट जब पढ़ते हैं तो 4 यूनिट में हमारे पास आता है एग्रेरियन अनरेस्ट एंड पीजेंट मूवमेंट, तो हम यहाँ से आज इसको कवर करेंगे। जहाँ कहीं भी हमें मूवमेंट दिए गए हैं, हम उनको कवर करने का यहाँ पर पूरा प्रयास करेंगे। यहाँ पर लिखा है अर्बन मूवमेंट्स एंड वायलेंस, हम इसको भी देखेंगे। इसके साथ जब हम 5वीं यूनिट में आते हैं तो यहाँ पर मूवमेंट का एक बहुत बड़ा हमें कई टर्म दिए गए हैं और हमें उन सब के आधार पर, इसका नाम ही है कि सोशल मूवमेंट एंड प्रोटेस्ट, सोशल मूवमेंट एंड प्रोटेस्ट वाली जब हम यूनिट 5 के 5.2 को पढ़ेंगे तो इसमें देखते हैं मूवमेंट बेस्ड ऑन कास्ट, इथनिसिटी, आइडियोलॉजी, जेंडर, डिसेबिलिटी, रिलीजन एंड रीजन, यानी सामाजिक आंदोलन जाति के आधार पर, सामाजिक आंदोलन किसके आधार पर, जाति के आधार पर, निर्जातीयता के आधार पर, आपकी विचारधारा के आधार पर, लिंग के आधार पर या विकलांगता के आधार पर सामाजिक आंदोलन, धर्म के आधार पर सामाजिक आंदोलन या क्षेत्रीयता के आधार पर सामाजिक आंदोलन। तो हमें कई जगह सामाजिक आंदोलन पढ़ना है। इसके बाद हम अपनी एक नेक्स्ट यूनिट में जाते हैं, यूनिट नंबर 7। जब यूनिट नंबर 7 में जाते हैं तो यूनिट 7 में भी एक जगह हमें मूवमेंट पढ़ने को मिलता है और वो है इन्वायरमेंट मूवमेंट। यहाँ से हर साल यूजीसी नेट में क्वेश्चन बनता है ये, इसलिए आप इसको डालिए आईएमपी। यहाँ पर हमें आईएमपी लिख लेना है कि इन्वायरमेंट के जितने भी मूवमेंट्स हैं वो हमें अच्छे से पढ़ लेना है। तो देखो 3-4 जगह मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि कहाँ कहाँ इन्वायरमेंट मूवमेंट्स के बारे में दिया गया। इसके बाद हमारी एक लास्ट यूनिट आती है और उस लास्ट यूनिट जो है वो यूनिट नंबर 10 है। और 10 यूनिट में जो यूनिट नंबर 10 है, इसके सबसे लास्ट पॉइंट में अगर आप गौर करेंगे तो वहां पर लिखा है न्यू रिलीजियस मूवमेंट। तो मूवमेंट हमने कितनी जगह पढ़ा, यूनिट नंबर 10 में है, न्यू रिलीजियस मूवमेंट के बारे में पढ़ना है हमें। इसके बाद हमें इन्वायरमेंट मूवमेंट यानी 7 जो हमारी यूनिट है उसमें भी है, यहाँ पर हमें इन्वायरमेंट मूवमेंट्स के बारे में देख लेना है। इसके बाद जो हमारी 5वीं यूनिट है, तो 5वीं यूनिट में तो यहाँ पर पूरा एक 5.2 करके इन्होंने दे ही दिया है कि इसमें हमें सारे मूवमेंट्स पढ़ना है। मूवमेंट्स बेस्ड ऑन कास्ट, मूवमेंट बेस्ड ऑन इथनिसिटी, मूवमेंट बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी, मूवमेंट बेस्ड ऑन जेंडर, मूवमेंट बेस्ड ऑन डिसेबिलिटी एंड रिलीजन एंड रीजन। तो इतने आधार पर हमें मूवमेंट्स को पढ़ना है। इसके साथ हम देखते हैं तो हमारी जब यूनिट 4 में देखते हैं तो 4 के 2 भाग हैं। तो पहले भाग में हमें ग्रामीण और कृषक समाज के सामाजिक जो मूवमेंट्स हैं यानी जो आंदोलन है हमें उनको देखना है, और शहरी समाज के जो आंदोलन है हमें उनको देखना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 7, यूनिट 10, इसमें हमें जो जितने भी मूवमेंट्स हैं उनके बारे में समझना है। चलिए आज हम बात करते हैं कुछ प्रमुख आंदोलनों की। और आंदोलन क्या है, पहले तो हम यहाँ से समझेंगे कि आंदोलन की परिभाषा क्या है, आंदोलन का मतलब क्या होता है, आंदोलन होते क्यों हैं, और उसके आधार पर फिर हम कृषक आंदोलन के बाद हम पर्यावरणीय आंदोलन,
और नवीन धार्मिक आंदोलन, फिर इसके बाद हम इथनिसिटी के आधार पर, कास्ट के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, रीजन के आधार पर, जेंडर के आधार पर, डिसेबिलिटी के आधार पर हम क्या है कि सामाजिक आंदोलनों को समझने का प्रयास करें। तो सामाजिक आंदोलन है क्या? सामाजिक आंदोलन, यहाँ पर हम देखते हैं थोड़ा सा कि सामाजिक आंदोलन सामूहिक व्यवहार का स्वरूप है। यानी जब भी आंदोलन होता है तो कोई एक इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं करता है, वो सामूहिक व्यवहार होता है। सामूहिक व्यवहार का एक स्वरूप है। यह सामाजिक उद्विकास, प्रगति और विकास की भांति परिवर्तन का एक तरीका है। यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि सामाजिक आंदोलन से भी समाज में परिवर्तन होता है। जैसे उद्विकासीय प्रक्रिया के द्वारा परिवर्तन होता है या प्रगति के द्वारा या विकास के द्वारा परिवर्तन होता है, सेम उसी प्रकार या हूबहू सेम सामाजिक आंदोलन के भी द्वारा सामाजिक परिवर्तन होता है। और सामाजिक आंदोलन जो है वो सामूहिक व्यवहार का एक स्वरूप है। कोई इंडिविजुअल व्यक्ति अकेले सामाजिक आंदोलन नहीं करता। इसका संचालन समाज और संस्कृति में नवीन परिवर्तन लाने के लिए, यानी सामाजिक आंदोलन एक तो हमारी जो समाज है उसमें हम नए परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं, या जो नवीन परिवर्तन हो रहे हैं उनके विरोध में हम सामाजिक आंदोलन करते हैं। देखिए साहब, जैसे हम बात करें सती प्रथा, तो जो सती प्रथा थी, सती प्रथा के लिए राजा राम मोहन राय ने बात करी है। तो राजा राम मोहन क्या है कि एक परंपरागत जो समाज था, फिर एक आंदोलन बढ़ा सती प्रथा विरोध का, या अस्पृश्यता से संबंधित बहुत से आंदोलन है, या किसान आंदोलन है। तो किसान आंदोलन जैसे अभी हाल फिलहाल में 3 कानूनों के खिलाफ हमारा क्या हुआ है, प्रोटेस्ट किया है किसानों ने, हरियाणा और पंजाब के मुख्यतः किसानों ने। तो क्या हो रहा था कि सरकार ने कृषक सामाजिक संरचना में परिवर्तन लाने की कोशिश की, 3 कानून लाए। तो इस परिवर्तन के विरोध में ही आंदोलन हो गया साहब। वैसे आंदोलन होता क्या है कि एक जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में परिवर्तन, और यदि इस व्यवस्था में परिवर्तन आ गया जिसकी जरूरत नहीं थी, तो इस व्यवस्था के परिवर्तन को रोकने के लिए भी आंदोलन होते हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि आंदोलन का कारण क्या है। एक तो व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए आंदोलन होता है, और यदि व्यवस्था में परिवर्तन आ गया है, नवीन परिवर्तन आ गया है, तो उसके विरोध में भी आंदोलन होता है। और आंदोलन सामूहिक व्यवहार है, किसी एक व्यक्ति का व्यवहार नहीं। इन आंदोलनों का उद्देश्य, यानी जो भी सामाजिक आंदोलन होते हैं, सोशल मूवमेंट होते हैं, इनका उद्देश्य सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक क्षेत्रों में आंशिक तथा आमूलचूल परिवर्तन लाना होता है। विद्यार्थियों से संबंधित आंदोलन, किसी यूनिवर्सिटी ने समय से पहले करा दिए एग्जाम, तो साहब उन्हें लगता है कि ये समय से पहले हो गया, हमारे हितों के खिलाफ है, तो उन्होंने आंदोलन कर दी। राजनीतिक आंदोलन तो होते ही रहते हैं, अन्ना हजारे का आंदोलन, आर्थिक आंदोलन होते रहते हैं, आर्थिक असमानता से संबंधित, और धार्मिक आंदोलन भी, इनके बहुत से उदाहरण हैं और आप सभी लोग इनको जानते हैं। सामाजिक आंदोलन, किसी समाज में सामाजिक आंदोलन तब पैदा होता है, तब जन्म लेता है, तब पैदा होता है जब वहां के लोग वर्तमान स्थिति से संतुष्ट ना हो। स्वाभाविक सी बात है, ये आंदोलन किसी भी समाज में तब होता है जब जो वर्तमान स्थिति है, उस वर्तमान स्थिति से वहां के लोग संतुष्ट नहीं होते, उसमें परिवर्तन लाना चाहते हैं, और उसमें नया परिवर्तन लाने के लिए लोग क्या करते हैं, सामाजिक आंदोलन। कई बार सामाजिक आंदोलन किसी परिवर्तन के विरोध के लिए भी आयोजित होते हैं। मैं ऊपर इसका उदाहरण दे चुका हूं। प्रत्येक सामाजिक आंदोलन या अधिकतर सामाजिक आंदोलन किसी एक आइडियोलॉजी से जुड़े होते हैं, एक विचारधारा से जुड़े होते हैं। ठीक है, सामाजिक आंदोलन, क्योंकि सामाजिक व्यवहार होने के कारण सामाजिक आंदोलनों को कॉम्टे, दुर्खीम, लीबा और टाइड इनमें काफी रुचि लेते थे, और वो लोग सामाजिक आंदोलनों पर अपना अध्ययन भी करते थे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि सामाजिक आंदोलन क्या है। सामाजिक आंदोलनों की कुछ हम परिभाषाएं समझ लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। जो मैंने ऊपर बताया वही इन परिभाषाओं में लिखा है। टर्नल एवं बिलियन के अनुसार सामाजिक आंदोलन समाज या गुट का वह भाग है जिसके अंतर्गत कुछ निरंतरता में परिवर्तन उत्पन्न करने या परिवर्तन को रोकने के लिए सामूहिक व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है या किया जाता है, और हम यही आपको ऊपर 2 बार 3 बार बता चुके हैं। हर्टन एवं हंट कहते हैं सामाजिक आंदोलन समाज अथवा उसके सदस्यों में परिवर्तन लाने अथवा उसके
विरोध का सामूहिक प्रयास है। या तो हम सामाजिक आंदोलन में क्या करते हैं, सोशल मूवमेंट में कहते हैं या तो साहब आप समाज की जो व्यवस्था है इसमें परिवर्तन लाने के लिए हम मूवमेंट करें, या परिवर्तन आ गया है तो इस परिवर्तन को रोकने के लिए हम सामाजिक आंदोलन करते हैं। तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि सामाजिक आंदोलन क्या है। हर्बर्ट ब्लूमर कहते हैं सामाजिक आंदोलन के जीवन को एक नई व्यवस्था को स्थापित करने के लिए सामाजिक आंदोलन, यानी जब हम का सामाजिक आंदोलन को जीवन में एक नई व्यवस्था स्थापित करने के लिए सामूहिक प्रयास को किया जाता है। यानी सामाजिक आंदोलन के द्वारा हम क्या कहते हैं कि जीवन में एक नई व्यवस्था स्थापित करते हैं, तो हम उसी को सामाजिक आंदोलन कहते हैं। आपको पहली वाली परिभाषा याद रख लेना है जिस पे मैंने इंपोर्टेंट लगाया है, और ऊपर मैंने जो समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा कि वो सामाजिक आंदोलन है। सामाजिक आंदोलनों में जब हम देखेंगे तो हमने जब चौथी यूनिट देखी तो चौथी यूनिट में हमने देखा था एग्रेरियन अनरेस्ट एंड पीजेंट मूवमेंट। तो एग्रेरियन जब हम मूवमेंट की बात करेंगे, ग्रामीण सामाजिक आंदोलनों की बात करेंगे, तो अक्सर यूजीसी रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और जमींदारी व्यवस्था से संबंधित कुछ हमसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर डाला है और आपको थोड़ा सा मैं बता भी देता हूँ कि ये क्या है। जो स्थायी बंदोबस्त था ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम के पूर्व के कृषक आंदोलन है। कब के हैं, जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती, ये फिर हमारी आज़ादी के पहले के ये। तो स्थायी बंदोबस्त जो है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ, रैयतवाड़ी मुनरो के समय हुआ और महलवाड़ी विलियम बेंटिंग के समय हुआ। जो जमींदारी या स्थायी बंदोबस्त था ये संपूर्ण भारत के 19% भाग पर फैला हुआ था, और थॉमस मुनरो का जो आपका रैयतवाड़ी था अब ये आपका 51% भूभाग पर फैला हुआ था, और आपका ये वाला 30% भाग पर फैला हुआ था। इसको अगर हमें याद करना है तो हमने इसकी एक ट्रिक बनाई थी, जुर्म, जमींदारी, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। आप इसके द्वारा इनको इसी सीक्वेंस में याद कर सकते हैं क्योंकि ये इसी क्रम में आए थे। तो JRM यानी इसको हम जुर्म पढ़ेंगे। कई बार अपन व्हाट्सएप चैटिंग में क्या है कि यहाँ IOU इत्यादि शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, सीधे सीधे लिख देते हैं जुर्म। तो हमने यहाँ पर जुर्म बना लिया, और रैयतवाड़ी, जमींदारी, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी व्यवस्था को हम यहाँ से समझ सकते हैं। ये इनके क्षेत्र के बारे में लिखा है कि ये कितने क्षेत्र में फैली हुई थी। ये असम, बंगाल और मद्रास के क्षेत्र में, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब इत्यादि क्षेत्र में फैली हुई। इन सब के प्रभाव मैंने यहाँ पर आपको एक PPT में बताने का प्रयास किया है कि ये सब इसलिए विरोध हो रहा था क्योंकि ये पारंपरिक जो अर्थव्यवस्था थी उसको विघटन कर रहा था। कृषकों की जो समस्या थी उसमें और ज़्यादा दरिद्रता आ रही थी। कृषि में ठहराव तथा अवनति यानी उसमें गिरावट आ रही थी कृषि में, और इसके ये प्रभाव थे इनके, और ये किन किन क्षेत्रों में फैले हुए थे तो आपको यहाँ से देख लेना है। और यहाँ से एक क्वेश्चन, हालांकि बहुत डीप इतना आपको नहीं पढ़ना है, केवल आप अगर इनको ही याद कर लेंगे कि जमींदारी, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी ये किस किस के समय आए, किस समय में आए, तो UGC नेट समाजशास्त्र में जो क्वेश्चन बनता है उसको आप आराम से सॉल्व कर लें। अब आगे हम देखते हैं कि कुछ हमारे जो मूवमेंट्स हैं हम उनको यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे, और अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनता है। चंपारण जो आंदोलन है वो 1917 में हुआ, और इस आंदोलन को जो हुआ था ये बिहार के चंपारण में हुआ। क्योंकि चंपारण के क्षेत्र में ब्रिटिश गवर्नमेंट करती क्या थी, 3/20 भाग पर ये इनसे तिनकटिया पद्धति के माध्यम से कहते थे कि आप अपने भूभाग के 3/20 भाग पर हमें नील की खेती उगा के दो। लेकिन महात्मा गांधी को जब ये खबर मिली और वो वहाँ पर गए और उन्होंने वहाँ पर अपना एक अहिंसक प्रदर्शन किया, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट आगे झुकी, उनके आगे झुकना पड़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और उन्होंने अपनी तिनकटिया पद्धति को वापस लिया, और इस प्रकार से वहाँ के किसानों को क्या मिल गई, मुक्ति मिल गई। वहाँ के किसानों को इमेंसिपेशन हो गया, किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। और चंपारण आंदोलन 1917 का है, और चंपारण आंदोलन की मुख्य बात थी वहाँ की तिनकटिया पद्धति। यहाँ पर 3/20 भाग पर हमें क्या करनी पड़ती थी, नील की खेती करनी पड़ती थी। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण आंदोलन आता है जिसको हम कहते हैं खेड़ा आंदोलन, और खेड़ा आंदोलन 1918 में। इस समय क्या हुआ था कि आपदा के कारण क्या है, किसानों की फसलें नष्ट हो गई थी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना क्या किया था कि बहुत ज़्यादा
कर वसूल रही थी और उसके जो टैक्स की दर थी वो हमेशा ज़्यादा ही थी। लेकिन महात्मा गांधी फिर यहाँ पर पहुंचे। ये महात्मा गांधी के प्रारंभिक आंदोलनों में से, ठीक है, अहमदाबाद वाला चूंकि वो उनके प्रारंभिक आंदोलनों में आता है, लेकिन किसान आंदोलन की बात चल रही तो इसलिए यहाँ पर चंपारण और खेड़ा आंदोलन की हम बात करें तो खेड़ा आंदोलन में महात्मा गांधी गए और उन्होंने इस हाई टैक्स से जो किसानों पर लगा रहे थे सरकार के खिलाफ अनशन किया और सरकार ने इनकी बात मानी और इस टैक्स में उन्होंने क्या कर दिया था, कमी कर दी थी। तो आपको केवल यहाँ पर इतना याद रख लेना है कि चंपारण आंदोलन 1917 और खेड़ा आंदोलन 1918, चंपारण में तिनकटिया पद्धति और खेड़ा आंदोलन में ब्रिटिश सरकार ने अधिक टैक्स लगा दिया था और ये दोनों आंदोलन महात्मा गांधी से जुड़े हुए। फिर एक और किसान आंदोलन आता है तीसरे नंबर का जो महत्वपूर्ण है, पंजाब किसान आंदोलन। ये 1920 और 1922 में प्रारंभ हुआ। इस समय क्या हुआ था इस आंदोलन के दौरान कि इसमें पंजाब के जो किसान थे और महंतों के बीच ये आंदोलन हुआ। गुरुद्वारों की पूरी जमीन किसने हड़प ली थी? महंतों ने हड़प ली थी। तो एक बड़ी संख्या में लोग महंतों के खिलाफ आए और एक कृषक आंदोलन हुआ जिसे हमें पंजाब कृषक आंदोलन कहते हैं। मालाबार आंदोलन जो 1921 का है, ये मद्रास के प्रेसिडेंस के मालाबारी क्षेत्र के अंतर्गत हुआ था इस आंदोलन को। और यहाँ के जो अधिकांश जो किसान थे वो मुस्लिम किसान थे और जो जमींदार थे वो हिंदू थे और इन दोनों में अपने अधिकारों के लिए आंदोलन हुआ और इस आंदोलन को हम मालाबार या मोपला किसान आंदोलन कहते हैं और ये 1921 का है। आपको याद रखने ये चौथा आंदोलन है। फिर इसके बाद हम देखते हैं जो एक बारदोली आंदोलन जो 1918 है। 1918 ये बारदोली गुजरात में है और यहाँ पर सरकार ने क्या किया था, इन किसानों पर अकाल पड़ गया था, अच्छी स्थिति नहीं थी, सरकार हाई टैक्स ले रही थी, सरकार ने टैक्स को बढ़ाकर 20 से 22% कर दिया था। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल वहां पर गए और उनके नेतृत्व में इस आंदोलन में क्या हुआ कि जो टैक्स की दर जो वहां पर 20 से 22% कर दी गई थी, इनके प्रयास से उस टैक्स की दर को 6% कर दिया गया और किसानों को बहुत बड़ी राहत हुई। तो ये पांचवा आंदोलन आपको याद करना है। एक तो चंपारण आंदोलन हो गया, खेड़ा आंदोलन हो गया, पंजाब किसान आंदोलन हो गया, मोपला आंदोलन हो गया और ये बारदोली आंदोलन हो गया। अब मैं आपको एक आंदोलन और बता रहा हूं, इससे अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं। ये है आपका तेलंगाना आंदोलन। तो तेलंगाना जो क्षेत्र है ये आंध्र प्रदेश के अंतर्गत निजाम के अधीन था। आंध्र प्रदेश में तेलंगाना क्षेत्र और निजाम के अंतर्गत था। इसमें क्या है कि 80 लाख किसान इससे संबंधित थे। कारण क्या था इस आंदोलन का होने का कि कम दाम पर गल्ला को प्राप्त कर रही थी कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसलिए यहाँ पर किसानों ने आंदोलन किया और जो तेलंगाना आंदोलन है 1946 में प्रारंभ हुआ। फिर आपका एक आता है तेभागा आंदोलन, ये बंगाल से संबंधित। तो इनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, तेलंगाना और तेभागा ये सन एक ही है, लेकिन आपको याद तेभागा आंदोलन जो था, ये तेभागा आंदोलन आपका वेस्ट बंगाल से संबंधित था, ये भी किसानों से संबंधित था। इसका जो किसान सभा इसका नेतृत्व कर रही थी, इसमें बटाईदार क्या करता था कि स्वयं 2/3 ले लेता था और जमींदार को कितना देता, जमींदार कितना ले लेता था? 1/3 और जो बटाईदार था वो 2/3 अपने आप रख लेता। तो यहाँ पर क्या था कि जो संसाधन थे उस पर मेहनत कोई और कर रहा था, लाभ जबकि उसका जमींदार ले रहे थे। तो एक असंतोष की स्थिति थी, किसानों को उनके अधिकार के हिसाब से काम नहीं मिल, अधिकार जितना होता था उस हिसाब से उन्हें लाभ नहीं मिल रहा था, इसलिए वहां पर असंतोष आया और फिर किसान आंदोलन हुआ। फिर हम और आगे अगर देखेंगे इसमें तो हमारा एक आता है नक्सलवाड़ी आंदोलन। तो नक्सलवाड़ी एक क्षेत्र है वेस्ट बंगाल से, यहाँ से ही ये नक्सलवाड़ी आंदोलन प्रारंभ होता है और इसकी आपको सन याद रखना है बिल्कुल। हम यहाँ पर मैंने आंदोलनों को जब पढ़ाया और ये PDF बनाई, PPT बनाई, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि बहुत ही सिलेक्टेड चीज़ें लिखी, ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखी, क्योंकि एग्जाम के पास का समय है, आपको केवल उतना ही दिया जाए जिससे आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। तो नक्सलवाड़ी आंदोलन 1969 का है और ये बंगाल में प्रारंभ हुआ। इसके प्रारंभ होने का कारण था कि भूमि का असमान वितरण और बहुत ज़्यादा शोषण करते थे वहाँ पर। एक नारा दिया था कि जोते बोए काटे धान, खेत का मालिक वही किसान। पहले होता क्या था कि वहाँ पर खेत किसी और का था, जोतता बोता और काटता कोई और था, लाभ पूरा उसको मिल जाता था और किसान को कुछ नहीं मिल जाता था। तो इस प्रकार के जो संसाधनों का असमान वितरण था, भूमि का जो असमान वितरण था, उस असमान वितरण के विरोध में किसानों ने संगठित तो नहीं हुए थे स्टार्टिंग में, उन्होंने धीरे धीरे वो क्या करते थे कि जमींदारों को ये थोड़ा हिंसक हो गया था। और वर्तमान में भी नक्सलवाड़ी आंदोलन के कुछ, अब तो इसने स्वरूप चेंज कर लिया है, अब तो ये एक
हम ये कहें कि एक प्रकार का आतंक ही फैलाता है समाज में, और इनके उद्देश्य बदल गए हैं। लेकिन जब ये प्रारंभ में जो आंदोलन हुआ था नक्सलवाड़ी, तो इसके अच्छे उद्देश्य थे। अब तो इसमें नक्सलाइट हिंसक तो हमेशा से ही रहा है, लेकिन अब इनका जो तरीका है वो अलग हो गया है। वो जो मेन उद्देश्य था प्रारंभ में वो नहीं रहा। तो हमने यहाँ पर आपको देखा कि किसान आंदोलन जो थे ब्रिटिश सरकार के पूर्व, हमने बताया आपको कि कैसे यहाँ पर जमींदारी, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी व्यवस्था चलती थी। कृषक आंदोलनों की परिभाषा क्या है, उनके लक्षण क्या है, वो होते कैसे हैं, और प्रमुख जैसे चंपारण है, खेड़ा है, पंजाब है, मोपला है, और बारदोली, तेलंगाना, तेभागा तथा नक्सलवाड़ी आंदोलनों को बताया। लेकिन ये आंदोलन तो हमारे प्रमुख आंदोलन है, ये तो हुए ही हैं। वर्तमान में अभी आपने देखा हुआ हाल फिलहाल में अभी किसानों ने एक आंदोलन किया और ये बहुत चर्चा में रहा। लेकिन प्रधानमंत्री जी जो 3 कानून लेकर आए थे किसानों के, उन पर संबंधित ये किसानों ने आंदोलन किया। वो 3 विवादास्पद जो कानून थे सरकार के, तो उनके खिलाफ यहाँ पर आंदोलन किया गया था किसानों के द्वारा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इन किसान आंदोलनों के विरोध जब हुआ तो उन्होंने अपने इन 3 कानूनों को वापस ले लिया था। और ये दिल्ली की सीमा पर क्या था कि 1 साल से अधिक समय तक दिल्ली की सीमा पर पंजाब और हरियाणा के किसानों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। और इसके जो नेता थे, प्रमुख नेता, वो राकेश टिकैत थे। तो आपको याद आ रहा है, राकेश टिकैत के पिताजी भी बहुत बड़े किसान नेता थे। और आपके जो योगेंद्र कुमार है, वो योगेंद्र कुमार भी इससे जुड़े रहे। और भी किसान नेता हैं, लेकिन जो हमेशा चर्चा में रहे हैं या जिन्होंने मेन कैमरा के आगे अपने किसानों की बात रखी है, वो ये 2 लोग हैं। भैया वो 3 कानून कौन कौन से थे जिनके खिलाफ किसानों ने, क्योंकि हो सकता है यूजीसी नेट क्वेश्चन बना ले, इसलिए मैंने इनको यहाँ पर डालने की कोशिश की। पहला कानून जो था कि किसान उत्पाद व्यापार, वाणिज्यिक संवर्धन और सुरक्षा अधिनियम 2020। इसका प्रावधान क्या था कि अब किसान को अपनी उपज मंडियों के बाहर भी बेच सकता है और उन्हें पूरी अनुमति देता था। ये जो APMC था, उसके बाहर किसान क्या कर सकते थे, अपनी फसल को बेच सकते थे, यानी मंडी से बाहर वो अपनी फसल को बेच सकते थे। ये उससे संबंधित एक कानून है, किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्यिक अधिनियम 2020। दूसरा अधिनियम जो था इनका, मूल आश्वासन और कृषि सेवा पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता अधिनियम 2020। ये आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित अधिनियम था और इसको भी सरकार ने लाई थी, लेकिन किसानों को ये पसंद नहीं आया। कहा कैसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, हमारे पास तो छोटे छोटे खेत हैं साहब, और हम ऐसी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के सपोर्ट में नहीं है, आप इस कानून को वापस लो। सरकार को मानना पड़ा। और कानून एक था एसेंशियल गुड्स यानी आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। सरकार ने इसमें क्या किया था कि अनाज, तिलहन, दलहन, खाद्यान्न, तेल, प्याज, आलू जैसी चीज़ों को इसमें से हटा दिया था। किसानों को ये भी बात पसंद नहीं आई और उन्होंने कहा कि ये 3 कानून काले कानून है, सरकार आप इन्हें वापस लो। और बहुत लंबे समय तक, कई दिनों के प्रयास के बाद 1 साल तक वो लोग बैठे रहे और सरकार को इनकी बात माननी पड़ी। सरकार ने ये 3 कानून अपने वापस लिए। हालांकि वो मैंने इसलिए जोड़ दिया, ये करंट इशू है, आपसे शायद इन 3 विधेयकों के बारे में पूछ लें। हालांकि PPT अभी बहुत लंबी है, अभी मैं चाहूँ तो आपको पर्यावरण से भी संबंधित आंदोलन बता सकता हूँ, लेकिन एक लंबा वीडियो हो जाएगा। पर्यावरण से संबंधित आंदोलनों पर हम कल चर्चा करेंगे। और आपके जो नवीन धार्मिक आंदोलन है, इन पर हम आने वाले वीडियो में, 1-2 वीडियो में मैं इनसे चर्चा कर दूंगा लेक्चर में। आप लोगों के मैसेज आते हैं कि सर वीडियो नहीं आ रहा है, हम बहुत परेशान हैं। हमारी भी कुछ अपनी व्यस्तताएं हैं जिसके कारण हम वीडियो नहीं ला पाते हैं या आपसे नहीं जुड़ पाते, लेकिन अच्छा है आप लोग मैसेज करते हैं तो फिर मुझे लगता है कि साहब अब बना ही देना चाहिए वीडियो, बहुत ज़रूरत है। खैर आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, हमें जितना भी समय हम अपने निकाल पाएंगे हम आपके साथ ज़रूर देंगे, और आप ऐसे ही पढ़ते रहें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।